क्योंकि साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। यानी डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल कैसे ही रख दो तो दोनों ही केस में वो मिनिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन जो एंटी पैरेलल की कंडीशन है ये डाइपोल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ये कौन सी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और 0 डिग्री वाला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, अनस्टेबल कब होगा। तो जब साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, एंटी पैरेलल। और यदि सेम डायरेक्शन में है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। कंडीशन दोनों ही इक्विलिब्रियम की है, लेकिन दोनों में ये अनस्टेबल है जब थीटा 180 होता है और थीटा जब 0 होता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हालांकि दोनों में टॉर्क 0 आता है, यानी जहां टॉर्क 0 आ गया वो स्टेबल, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। लेकिन इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी 2 कंडीशन निकल के आ गई, स्टेबल और अनस्टेबल। तो ध्यान रखना कि कब स्टेबल होता है और कब अनस्टेबल होता है। समझ में आ गई यहां तक बात, समझ में आ गई आपको यहां तक बात। चलिए इससे आगे बात कर लेते हैं, इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 180 ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 ले लिया। अब मैंने आपको ध्यान हो तो एक आपको बात बताई थी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये बात मैंने पेंडिंग में रखी थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे कह दो, सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह सकते हैं ना। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, कैपिटल एम से, ठीक है। अब देखो कैपिटल एम जो टॉर्क होता है, सिंस टॉर्क जो होता है डाइपोल के द्वारा जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा टॉ, ये कितना आता है, एम बी साइन थीटा। तो यहां से एम कितना आ जाएगा, टॉ अपॉन बी साइन थीटा आ जाएगा नहीं। और टॉ क्या होता है बेटा, टॉ का यूनिट क्या होता है, टॉ होता है जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या यूनिट हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो यूनिट क्या हो जाएगा टॉर्क का, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर आया टॉर्क का यूनिट, तो आया नहीं, तो ऊपर तो लिख दिया हमने न्यूटन मीटर। और नीचे कौन है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड, क्या यूनिट होता है इसका, टेस्ला। क्या यूनिट होता है, टेस्ला, ठीक है। और इसका थीटा का कोई यूनिट हम लेते नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। एक तो ये यूनिट आ गया निकल के, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, ये यूनिट आ गया एक, ठीक है। न्यूटन है ये बेटा, ध्यान रखना, न्यूटन मीटर पर टेस्ला आ गया। और एक होता है जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला होता है ना। अब देखो सिंस जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है, कैसे सर ये कैसे कह दिया आपने, बेटे जी वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और वर्क डन का क्या होता है, जूल। तो जूल किसके बराबर आ रहा है, न्यूटन मीटर के, तो न्यूटन मीटर की जगह जूल रख दो। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट आया वो जूल पर टेस्ला आ गया, ये यूनिट आ गया जूल पर टेस्ला। ध्यान कीजिए ये निकाला था ना हमने, ठीक है, जूल पर टेस्ला। और क्या लिखते हैं इसको, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या लिखते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। किसको, इस मैग्नेटिक डाइपोल की यूनिट को कैसे लिखते हैं जी। अब देखो न्यूटन मीटर पर टेस्ला,
ये है, तो इसको न्यूटन पर टेस्ला को तो एक साथ और मीटर को एक साथ लिख लो। अब न्यूटन पर टेस्ला का मतलब क्या होता है? न्यूटन पर टेस्ला का मतलब समझाओ मुझे। न्यूटन का मतलब फोर्स है ऊपर, और नीचे टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, होता है या नहीं? मैग्नेटिक फील्ड, और ये मीटर है ही। ठीक है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का रेशो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का रेशो किसके रेशो के बराबर आता है? देखो आप जानते हो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, होता है या नहीं? होता है ये? या फिर किसी भी फॉर्मूले को ले लो और F इज इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से मैं F अपॉन वी निकालता हूं। ठीक है, F अपॉन वी तो है ये जो है F अपॉन वी है, तो F अपॉन वी किसके बराबर आ जाएगा? आई इंटू एल के बराबर आ जाएगा। ये थीटा का तो यूनिट हम लेते ही नहीं। आई क्या है? एम्पियर, और एल क्या है? मीटर। एम्पियर मीटर आ गया F अपॉन वी का यूनिट, तो फिर यहां से एम्पियर मीटर तो ये हो गया F अपॉन वी, और इनटू मीटर तो क्या आ गया बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? इसका कोई यूज नहीं, इसका यूज करने के बजाय इसका कर लो आप सीधे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट यूनिट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ये वाली यूनिट कैसे आई, ये वाली यूनिट कैसे आई, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। पहले तो आपको रटने की वो हो रही थी, क्योंकि उस समय इसलिए नहीं बताया कि मैंने आपको ये रिलेशन नहीं बताया था। ठीक है, चलिए तो ये आप दोबारा देख लीजिएगा इसको और फिर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल placed, potential energy of magnetic dipole placed in uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो डाइपोल रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमें चाहिए। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकालें? तो पहले इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख देता हूं। व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल, जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कैपिटल M is placed at an angle theta with the direction of a uniform magnetic field। ठीक है, then the magnitude of torque experienced by dipole कितना लिखा जाता है बेटा? is mv sin थीटा, इतना लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जो डाइपोल है आपका, ये डाइपोल रखा आपने, इसको टॉर्क का एक्सपीरियंस हुआ। अब टॉर्क के कारण ये रोटेशन में आएगा। ठीक है, अब डाइपोल को रोटेट करना है। ठीक है, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखने का प्रयास करेगा। इसको कहाँ अलाइन करेगा? मैग्नेट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब किसी मैग्नेट को अनिस्पन थ्रेड से हम लटकाते हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। लेकिन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होने से कौन रोकेगा इसको? जो इसको टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है। यानी अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिर भी आपको अलाइन करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट टॉर्क आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क जो है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ में आई बात?
दोबारा बोलता हूं, ये डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है बेटा। तो इस डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो इसको टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कभी भी कोई भी डाइपोल अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है, लेकिन उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने से कौन रोक रहा है? जो टॉर्क यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उस टॉर्क के एक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, और वही पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। Since work has to be done in rotating the dipole or aligning it in north south direction। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करना है। ठीक है, ये अपने आप को अलाइन करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो वर्क हैज टू बी डन इन रोटेटिंग द डाइपोल और अलाइनिंग इट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगेंस्ट द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल। ठीक है, दिस वर्क, ये जो वर्क होगा, this work done is stored in the magnetic dipole। ये वर्क मैग्नेटिक डाइपोल में स्टोर हो जाएगा। इन द मैग्नेटिक डाइपोल एज, किस तरीके से स्टोर हो जाएगा? एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब फिजिक्स में ध्यान रखिए, हम सीधे टोटल अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले हमें स्मॉल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट, सिंस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, टोटल नहीं निकालेंगे हम सीधे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल by an angle d थीटा। क्या लिखा जाएगा? इज वर्क डन बराबर क्या होता है भाई? लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा है वर्क डन का डेफिनेशन। वर्क W इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन जो होता है वो क्या होता है बेटा? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपने पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क की जगह W की जगह क्या आ जाएगा? DW, क्योंकि स्मॉल की बात कर रहे हैं। और फोर्स की जगह यहाँ डाइपोल को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? एंगुलर। कितना है? d थीटा, ये आ जाएगा। अब टॉ की वैल्यू रख दो, सिंस टॉ इज इक्वल टू कितना होता है? mb साइन थीटा। तो DW कितना आ जाएगा फिर यहाँ से? mb साइन थीटा d थीटा, ये आ जाएगा जब टॉ की वैल्यू रख दोगे तो। ठीक है, देयरफॉर टोटल वर्क डन, ये तो स्मॉल वर्क डन आ गया, ये क्या आ गया? स्मॉल वर्क डन आ गया। अब टोटल वर्क डन निकालूं तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। मान लीजिए θ1 से θ2, पहले डाइपोल θ1 एंगल पर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बाद में θ2 पर ले जाना है। तो जो टोटल वर्क डन होगा इसमें W इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा? DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 से W होगा इंटीग्रेशन, और इधर जो इंटीग्रेशन होगा MB साइन थीटा d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो θ1 से θ2 हो जाएगा। अब DW का तो W होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखी तो W माइनस 0 आ गया। इधर M का होगा नहीं, B का नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं क्या होता है? साइन थीटा d थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं और कॉस थीटा θ1 से θ2 आ गया।
तो W बराबर क्या आ गया, माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया। लेकिन ये अभी फाइनल रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हम केस डिफाइन कर देते हैं कि यदि थीटा वन 90 हो, शुरुआत में डाइपोल, ये आपका डाइपोल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, शुरुआत में डाइपोल ऐसे रखा हो तो थीटा 90 है, और बाद में किसी और एंगल थीटा पर चला गया तो 90 से यदि थीटा पर जाता है, यानी थीटा वन को मैं 90 मान लूं और थीटा टू को थीटा मान लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा वर्क डन। चलो देखते हैं। इफ थीटा वन, यानी इनिशियली जो डाइपोल रखा है वो 90 डिग्री पर रखा है, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और बाद में वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करके इतने एंगल पर चला गया, थीटा टू की वैल्यू थीटा हो गई, तो W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा थीटा वन मतलब 90 से थीटा टू मतलब थीटा, ठीक है। और ये तो लिमिट हो गई, सॉरी इस वाले फॉर्मूले में रखना है, हमने इसमें रख दिया, इसमें रखना है, तो इसमें रखिए, इसको काट दीजिए, आना तो वही है हालांकि। W इज इक्वल टू माइनस एम बी, ये देखिए माइनस एम बी कॉस थीटा टू मतलब थीटा और थीटा वन मतलब 90, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 90 हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 हो जाएगा। अब कॉस 90 की तो वैल्यू आप सब जानते हैं कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये क्या आ गया, माइनस एम बी कॉस थीटा आ गया। अब माइनस यही जो W है बेटा, ये जो वर्क डन है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की, ठीक है, यही पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो W को U लिख दिया, माइनस एम बी कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको और क्या लिखा जा सकता है, माइनस वेक्टर M डॉट वेक्टर B लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट AB कॉस थीटा होता है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको फिर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन आ गया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ये पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर है और ये वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें केस ले लेते हैं, केस वन व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, यदि थीटा को 90 ले लें तो U क्या आ जाएगा बेटा, एम बी कॉस 90 आ जाएगा। यानी डाइपोल यदि आपका परपेंडिकुलर रखा है, जब मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है डाइपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो देखो जब ये डाइपोल ऐसे रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उस केस में इसको टॉर्क तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, दैट इज व्हेन द डाइपोल is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है डाइपोल, its potential energy is 0, whereas torque experienced is maximum। टॉर्क कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, मैक्सिमम, ठीक है, ये ठीक है यहां तक। दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2 क्या है, व्हेन थीटा इज 0, थीटा 0 होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस एम बी कॉस 0, यानी U बराबर माइनस एम बी। अभी भी ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, अभी भी मिनिमम वैल्यू है, ये भी मिनिमम वैल्यू थी, तो अभी भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ठीक है, अभी भी क्या आ रही है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ठीक है। और इस केस में जब थीटा 0 होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम
ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब होता है डाइपोल तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और केस थर्ड यदि मैं ले लूं कि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, 180 को क्या कहते हैं हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात बताओ। अनस्टेबल में u बराबर -mb cos 180। अब cos 180 भी -1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस mb, मैक्सिमम आ जाएगी अभी। यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कब, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ध्यान रखना, ये 1 मार्क क्वेश्चन बन के आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, मिनिमम या मैक्सिमम, और अनस्टेबल में कैसी होती है, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर होता है तब कितनी होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो आज के हमने इन लेक्चर्स में बात की किसके ऊपर, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव किया, डिफरेंट केसेस डिस्कस किए, और फिर उस डाइपोल के द्वारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जाएगी उसका एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जहां समझ में नहीं आए कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।